क्लासेस में स्वागत है। आज का जो ये लेक्चर है, वीडियो है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन बच्चों के लिए जो एलटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड एलटी इंग्लिश। इवन फॉर इफ यू आर गोइंग फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, इट इज अगेन गोइंग टू बी सो हेल्पफुल। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज करेंगे। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द बटन, hit the notification button so that you can get the new videos uploaded, right? So without delaying, let's start with the first question. तो पहला क्वेश्चन है आपका, who is known for the Wessex novels? Wessex novels के लिए कौन जाना जाता है? आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे आर के नारायण जी को, इफ आई टॉक अबाउट आर के नारायण, इनको मालगुडीज के लिए बहुत जाना जाता है। इसी प्रकार से वेसेक्स नोवेल की जब कभी भी बात आए तो आपके दिमाग में एक ही ऑप्शन हिट करना चाहिए, एंड दैट इज योर थॉमस हार्डी। इज दैट क्लियर? थॉमस हार्डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीडिंग हिज फेवरेट पैशन। एक्चुअली रीडिंग इज आना चाहिए, यहां पर थोड़ा टेक्निकल एरर है, सो नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस इट। यहां इज आ जाना चाहिए था, या रीडिंग हिज फेवरेट पैशन। तो पढ़ना, ये अंडरलाइन वाला जो वर्ड है, आपको ये बताना है कि अंडरलाइन वर्ड वाला यहां पर किस तरीके से एक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, रीडिंग आ रहा है, रीडिंग हिज फेवरेट पैशन। रीडिंग उसका पढ़ने का क्या है, जुनून है, उसको पढ़ने का जुनून है। तो यहां पर रीडिंग जो अंडरलाइन किया है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, रीडिंग किसका काम कर रहा है? अगर हम देखें तो ये दो तरीके से काम कर रहा है। एक तो ये हमें क्रिया खुद बता रहा है एज अ वर्ब, तो क्रिया के रूप में भी ये काम कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो ये संज्ञा के रूप में भी काम कर रहा है, राइट? तो जब कोई चीज जो संज्ञा और क्रिया दोनों का काम करे, अब आप बोलेंगे कि मैम ये जिरेंड, हमने इसलिए बोला इसको जिरेंड, ये जिरेंड आ गया क्योंकि उसको हम बोलते हैं जिरेंड। एक पहचान तो जिरेंड की आप समझ लीजिए, क्रिया के बाद, वर्ब के बाद उसकी आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो जब यहां पर हमें रीड दिख रहा है और उसके बाद हमें आईएनजी भी दिख रहा है, एक पॉइंट तो हमको यही बन गया। दूसरा, हम नाउन के रूप में भी हम इसको देख रहे हैं क्योंकि यहाँ नाउन को चीज दी नहीं गई है। तो जब कभी भी नाउन का और वर्ब का दोनों का काम अगर क्रिया कर रही है, क्रिया का भी और नाउन का भी, तो उसको कहते हैं जिरेंड। तो यहां पर जो रीडिंग ऑप्शन है, दैट इज योर जिरेंड। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन इज योर, द गाइड वॉज पब्लिश्ड, थोड़ा जूम कर लेते हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द गाइड वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? तो गाइड, जो गाइड थी वो कब पब्लिश हुई थी? तो ये आपको पता है, गाइड पहले आपको पता होना चाहिए गाइड किसने लिखी है। तो गाइड है आर के नारायण जी का वर्क है, ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आर के नारायण, राइट? और इनकी ये पब्लिश, इन्होंने कब इसको पब्लिश किया? तो इसको 1958 में पब्लिश किया गया था। द राइट ऑप्शन इज 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंटेंस में देखिए आपके कौन सा सुटेबल वर्ब आना चाहिए। वो कहता है फिल इन द ब्लैंक विथ अ सुटेबल वर्ब। अब आपको पहले सेंटेंस पढ़ना है, अब उसमें देखना है कि कौन सा सुटेबल वर्ब इसमें आना चाहिए। तो जैसे देखिए, मी अनुराग स्पीक एज इफ डैश द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। कहता है, अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें तो वो कहता है कि अनुराग ऐसे अपने आप से बात करता है मानो कि वो क्या हो, देश का प्राइम मिनिस्टर हो। अब देश का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन वो मान रहा है, तो मान रहे वाले को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इस चीज का याद रखें, कंडीशनल सेंटेंसेस।
और कंडीशनल सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो वो कंडीशन का मतलब होता है भाई संभावना, और तो वो संभावना क्या है, वो पूर्ण नहीं होती है, वो सिर्फ अपूर्ण ही रह जाती है, कंप्लीट नहीं होती है। तो ऐसे केस में हम हमेशा वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर का। तो आपका आंसर आ जाएगा अनुराग स्पीक्स। आई थिंक दिस इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक डन हियर बाय टाइपिस्ट, सो लीव इट। आप देखिए, अनुराग स्पीक एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जरा आगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज योर, यस, फिफ्थ पे चलते हैं। विच नोबल ऑफ, ये मुल्क राज आएगा, MULK मुल्क, दिस इज राज कैपिटल एंड दिस इज आनंद। तो क्वेश्चन आता है विच नोबल, नोबल नहीं आएगा, थोड़ा मिस्टेक है, नोवल कर लीजिए, NOVEL, क्योंकि नोवल है, उपन्यास है ये। विच नोवल ऑफ मुल्क राज आनंद इज नोन एज कैरेक्टर नोवल। देखिए एग्जाम में कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कौन सा ऐसा नोवल है मुल्क राज आनंद जी का जिसको कैरेक्टर नोवल कहा जाता है? तो कैरेक्टर नोवल मतलब कि जो कैरेक्टर में ही घूम रहा है, पूरा नोवल कैरेक्टर पर ही चल रहा है। तो अगर आपको याद हो, एक 14 साल के लड़के की कहानी है, दैट इज योर कूली। 14 years ओल्ड बॉय, जिसका नाम क्या है? मुनु। ये कूली बन जाता है, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा जो नोवेल है ये घूमता है। समझ में आ गया? तो ये मुल्क राज आनंद जी का कैरेक्टर नोवेल कहलाता है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु लिव्स अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर एंड फन, ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन बड़े आनंद में और सुख में व्यतीत करता है, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? ये सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं हेडोनिस्ट। व्हाट यू विल कॉल इट? हेडोनिस्ट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लाइन्स die also secure who only, die also secure who only stand and wait occur in which of the poem of Milton? एक्चुअली अगर आपको इस लाइन का कथन का मतलब पता है तो आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। ये कह रहे हैं कि ऐसे दाई, वो लोग भी एक सेवा ही करते हैं। कौन लोग? ऐसे लोग भी सेवा करते हैं जो लोग चुपचाप खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, मतलब सिर्फ वक्त का इंतजार करते हैं और चुप रहते हैं, ऐसे लोग भी एक प्रकार की ही सेवा करते हैं। तो ये मिल्टन जी की कौन से वर्क से लिया गया? यस, दिस इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following is considered as the first real poet of democracy? पहला रियल पोइट डेमोक्रेसी का किसको माना गया था? तो ही वॉज वॉल्ट विटमैन। कौन थे? वॉल्ट विटमैन जी को पहला रियल डेमोक्रेटिक पोइट माना जाता है। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर 9th। Which is the autobiographical novel of Mr. मुल्क राज आनंद? तो मुल्क राज आनंद जी का ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल कौन सा है? वो है आपका मॉर्निंग फेस। ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो मॉर्निंग फेस जो है वो इनका क्या है? मुल्क राज आनंद जी का क्या है? ये बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, खुद का बनाया हुआ, खुद लिखा है इन्होंने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को आपने भरना है। तो क्वेश्चन है, अ फायर दैट डैश आउट इन आवर स्ट्रीट, दिस इज स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है हमारी गली में, STREET, ये स्ट्रीट कर दीजिए लास्ट नाइट। तो कहता है कि भाई ये फ्रेजल वर्ब है, अगर आपको याद हो तो ये फ्रेजल वर्ब है कि पिछली रात हमारे यहां आग लग गई। तो ब्रोक आउट, यहां पर क्या आएगा?
ब्रोक आउट तो तुमको दे ही रखा है, तुमको सिर्फ भरना है ब्रोक, तो आप लिख देंगे ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का मतलब होता है फैलना। ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। देख लीजिए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को पुट किया जाता है। This is the phrasal verb how they have asked. Is that clear? Moving on to the next question. This is frost. F-R-O-S-T. Frost, widely quoted poem Mending Wall. इनकी जो ये widely, बहुत quotation इसमें है, widely व्यापक रूप से इसमें Mending Wall में इन्होंने कोट किया है। तो इस पोयम को कब पब्लिश, किस में पब्लिश किया था, कौन से वर्क में इसको पब्लिश किया गया था? तो इसको पब्लिश किया गया था नॉर्थ ऑफ बोस्टन। किसमें किया गया था? नॉर्थ ऑफ बोस्टन। दिस इज योर 11th क्वेश्चन। आई होप ये आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन। दिस इज द 12th क्वेश्चन। करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट को अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं परोपकारी, जो मानव सेवा करे, जो मानव की सेवा करे, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी हो। हम अगर इसका वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखें तो वो फिलेंथ्रोपिस्ट भी आता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन लविंग। ह्यूमन लविंग जिसे हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, उसी का मतलब है ये एल्ट्रुइस्ट। तो एल्ट्रुइस्ट क्या हो जाएगा? वन हु कंसिडर्स द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की क्या चाहता हो? दूसरों की भलाई चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एल्ट्रुइस्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु पेड होमेज टू वन ऑफ हर कंटेम्पररी पोएट्स इन द मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। कहते हैं कि W.B. येट्स की याद में किसने, कौन से पोइट ने ट्रिब्यूट दिया था? तो यहां पर जो ट्रिब्यूट दिया था वो दिया था आपके W.H. ऑडेन। इन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया था, होमेज दिया था। किसको दिया था? इन द मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Whose wife and children were savagely, savagely का मतलब होता है बिल्कुल क्रूरता के साथ, क्रूरता आप कह सकते हैं, क्रूरता, क्रुएलिटी। slaughtered, slaughtered का मतलब होता है मारना, किल करना, जिसको हम बोलते हैं किल करना। इन द प्ले मैकबेथ, आपने पढ़ी होगी मैकबेथ। मैकबेथ इज द प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। ये शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया प्ले है। इस प्ले में मैकबेथ एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर में यहां पर बात करी जा रही है कि किसके बीवी और बच्चों को बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया था, स्लॉटर कर दिया गया था। तो वो कौन थे, किसके थे? ही वॉज मैकडफ। कौन था? मैकडफ। अगर आपको याद हो तो मैकडफ के द्वारा ही मैकबेथ की मृत्यु होती है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांसिस बेकन की अगर हम बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन था, थोड़ा सा यहां देख लीजिए, एफ कैपिटल होना चाहिए था, बी कैपिटल होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये ऑथर का नाम है। अगर कहीं पर भी आपको टेक्निकल या टाइपिंग में कहीं पर भी एरर लगता है तो उसको नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि वो मैं आपको क्लियर करके यहां पर समझा रही हूं। So don't take it otherwise. The only concept is just to understand what the question is about, right? तो देखते हैं what is the life span of Francis Bacon. तो फ्रांसिस बेकन का जीवन का समय कितना था? तो that was 1561 से 1626 AD। ये पीरियड फ्रांसिस बेकन जी का रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। वेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मीनिंग ऑफ वर्ड एमिकेबली। एमिकेबली का मतलब होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप जिसे हम बोलते हैं। कहते हैं ना ही फ्रेंडशिप, आप बोलते हो ना ही इज एमिकेबल, ही इज एमिकेबल टू मी, ही इज एमिकेबल, तो वो मेरे साथ बड़ा ही फ्रेंडली है। तो इसका मतलब यही हुआ इन अ फ्रेंडली वे। ये वोकैब सेक्शन से लिया गया है, राइट? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
the term negative compatibility was used by whom? तो अगर आपको पता होना चाहिए कि वर्ड नेगेटिव कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो नेगेटिव कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है नकारात्मक, इसको आप लिख सकते हैं नकारात्मक। कैपेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, इसको हम बोलते हैं क्षमता। तो ये हो गई नकारात्मक क्षमता। ये नकारात्मक क्षमता जो है, इस टर्म को किसने यूज किया था? दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम। सो ही इज जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स जी ने इस नेगेटिव कंपैटिबिलिटी टर्म को यूज किया था। किसने किया था? जॉन कीट्स ने। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of speech the underlined word belong? अब आपको ये बताना है, यहां अंडरलाइन नहीं हुआ है, अंडरलाइन वर्ड ये है, ठीक है। तो द मोरल लॉ इज अबव सिविल। कहते हैं जो नैतिक कोड होता है, जो नैतिकता होती है, जो हमारे अंदर मोरालिटी होती है, वो सिविल चीजें हैं उससे परे ऊपर है, ठीक है। सामाजिक चीजों से ज्यादा परे क्या है? नैतिक चीजें। तो ऊपर है, ऊपर, अबव को इन्होंने अंडरलाइन किया है। तो आपको ये बताना है कि ये अंडरलाइन वर्ड क्या है। ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या प्रपोजिशन है? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो दिस इज योर प्रपोजिशन। आपने पढ़ा होगा अबव, बिलो, अंडर, अबव, ओवर, अक्रॉस, ये सब क्या है? प्रपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन को देखना है। इसमें क्वेश्चन है द मेजर्स टेकन टू एंड द एजिटेशन प्रूव्ड। जो मेजर्स का मतलब आप जानते हैं, कोई भी रूल्स निकालते हैं ना हम भाई, जैसे सपोज कहीं पर स्ट्राइक हो रही है, कहीं पर हड़ताल हो रही है, तो उसको कम करने के लिए मेजर्स, उसका लिमिट, उसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स, नियम, कानून निकाले जाते हैं। तो उसी तरीके से ये बात कर रहे हैं, द मेजर्स टेकन टू एंड द एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है जो भड़काव है, जो लोगों के अंदर आग बबूला हो रखे हैं, लोग प्रवोक हो रखे हैं, उनको कम करने के लिए। तो वो वहां हम उस कौन से ऐसे ऑप्शन को डालेंगे? दैट इज योर इफेक्चुअल, क्योंकि न्यूट्रल नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा, यूनिवर्सल नहीं होगा। इफेक्चुअल का मतलब होता है क्रियाशील। क्या कहते हैं हम उसको? क्रियाशील। कोई भी चीज जो क्या हो? इफेक्चुअल हो, ठीक है। आप चाहे तो इसकी मीनिंग भी लिख सकते हैं हिंदी में, इसको हम कहते हैं क्रियाशील। इफेक्टिव से आप इफेक्चुअल बना सकते हैं, राइट? इफेक्टिव। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन है आपका, या थोड़ा सा इसको स्लाइड इस तरीके से कर देते हैं। यस, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ द ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? अब ट्वेल्थ नाइट में ये एक पोयम, मतलब ये ओपनिंग लाइन है। मतलब अगर हम बोले ट्वेल्थ नाइट अगर ओपन हो रहा है तो उसकी अनफोल्ड जब होता है तो एक लाइन आती है। तो ये लाइन कौन कहता है? पहले लाइन को समझ लीजिए, लाइन है क्या? लाइन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। कौन कहता है कि यदि म्यूजिक, यदि संगीत क्या है? फूड ऑफ लव, मतलब भोजन है प्यार का, तो इस भोजन को क्या होना चाहिए? बजाते रहो, गाना गाते रहो, संगीत गाते रहो। तो ये किसने कहा था ट्वेल्थ नाइट में? ये ओपनिंग लाइन कही थी ऑर्सिनो ने। किसने कही थी? ऑर्सिनो ने कही थी। और किसको कही थी आपको ये भी याद होना चाहिए। तो ये वो ड्यूक से कहता है, ही सेज टू ड्यूक। ये कैरेक्टर है इसमें, ठीक है। ऑर्सिनो इज ऑल्सो द कैरेक्टर एंड ड्यूक इज ऑल्सो द कैरेक्टर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 पे अगर हम चले तो क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द रिटर्न ऑफ नेटिव रिटर्न? जो रिटर्न ऑफ नेटिव थी ये कब लिखी गई थी? तो लिखी गई थी ये
1880 एडी में ये लिखी गई थी, ये रिटर्न इसको 1880 में इसको लिखा गया था, लेकिन अगर आप बात करें तो पब्लिश की तो ये 78 में हुई थी, राइट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, द पीपल स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, हु इज द राइटर ऑफ दिस फेमस लाइन। अगर आपको याद हो, द स्टडी कहता है द फेमस लाइन है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये एसे ऑन मैन, अगर आपको याद हो ये किस नोवेल से है, एसे ऑन मैन, एसे ऑन मैन से ली गई है। और क्या है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, कहने का मतलब है कि जो पढ़ाई है वो एक ह्यूमन बीइंग, इंसानियत की कोई इंसान है, उसकी इंसानियत ही उसकी पढ़ाई है। ये किसने कहा था, तो ये एसे ऑफ मैन में कहा गया, और ये अलेक्जेंडर पोप का वर्क है। किसका वर्क है, अलेक्जेंडर पोप का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फ्रेज हैज द सेम मीनिंग एज व्हील एंड वो। व्हील एंड वो, व्हील एंड वो ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है कभी अच्छा वक्त है कभी बुरा वक्त है, अप्स एंड डाउन्स कहते हैं ना हम जीवन में। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। यहां पर राइट लेफ्ट नहीं आएगा, प्रॉस कॉन्स नहीं आएंगे, फायदे और नुकसान। प्रॉस कॉन का मतलब होता है फायदे और नुकसान। एक चीज को याद रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब ये नहीं है कि फायदा और नुकसान, अप्स एंड डाउन्स मतलब है जीवन कभी बड़ा अच्छा होता है, सुख और दुख से रिलेटेड है। समझ में आ गया। प्रोज एंड कॉन्स फायदा और नुकसान है, तो नहीं होगा, रैंक एंड रेन नहीं होगा, अप्स एंड डाउन्स इज योर राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच ऑफ यू। इज दैट क्लियर? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। 24, या नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, द इडियट बॉय बाय वर्ड्स। वर्ड समझ रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ जी की बात हो रही है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये उनका काम क्या है, क्या ये एलेगी है, ये गलत लिखा है, गैली एलेगी होता, एलेगी भी नहीं है, सोनेट भी नहीं है ये, और ना ही ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये एक बैलेड है। कौन, इडियट बॉय। इडियट बॉय विलियम वर्ड्सवर्थ जी का एक क्या है, बैलेड है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज द मास्टर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जब भी आपके दिमाग में आएगा तो आपको ब्रिटिश इंग्लिश फिक्शन, दिस इज फिक्शन, FICTION, फिक्शन ऑथर है, और उस ऑथर का नाम है, कोई नहीं है, वर्जीनिया वुल्फ है। शी इज अ फीमेल ऑथर। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फीमेल है, ये ऑथर है, और इन्हीं के वर्क में हमें मिसेस डेलो बॉय, ये सब उनकी हमें वर्क दिखने को मिलता है। बहुत अच्छी इन्होंने वर्क करे हैं, और उस वर्क में हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थीम दिखने को मिलती है। देखिए कई बच्चों को होगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थीम क्या है। वैसे जिन लोगों ने ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जिन लोगों ने मुझसे क्लास ली है तो उनको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं। यस, ये एक नरेटिव वर्क है जिसमें होता यह है कि जैसे आप मूवी देखते हैं तो मूवी में जो कैरेक्टर्स चलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते नहीं है, लेकिन हम फिर भी एज अ ऑडियंस हम उसको देख के उनके कैरेक्टर और उसके मन की बात को समझ जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो वर्जीनिया वुल्फ है, उन्होंने अपने वर्क को इस तरीके से लिखा है कि जो रीडर्स होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, वो उनके मन के भाव को, कैरेक्टर के मन के भाव को बिना बोले समझ जाएंगे। दैट इज नोन एज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 24th। वेट, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। आई थिंक 24th I have discussed, even 25 also I have discussed. Let's begin with the 26th question, right? चलिए
26 पे चलते हैं, बहुत ही अच्छी है। What was the occasion for writing the poem O Captain My Captain? जैसे ही ओ कैप्टन माई कैप्टन आता है, हर किसी बच्चे के दिमाग में अब्राहम लिंकन तो जरूर आ जाता है, क्योंकि आपने ये बहुत पहले से पढ़ी है ये पोएम है, राइट? तो बस कुछ भी नहीं है, ये किस ओकेजन पे लिखते हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन? द एसासिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन। ये स्पेलिंग गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिए। अब्राहम लिंकन, LINCLON। तो अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उनकी जब मृत्यु हो जाती है, असैसिनेशन कहने का मतलब है उनकी मृत्यु भी कैसे होती है, उनका किल कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उसकी वजह से ही ये ओ कैप्टन माय कैप्टन पोयम लिखी गई है। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं को रिकॉल करते हुए ये पोयम लिखी गई है, और ये बहुत ही फेमस अमेरिकन पोयम है। अगर आपको याद रहे तो ये क्या है, एक फेमस अमेरिकन पोयम। इट्स अ फेमस अमेरिकन पोयम। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द फेमस लाइन। अगर हम बात करें तो ये जो फेमस लाइन है, ये क्वेश्चन की है, द फेमस लाइन टू स्ट्राइव बाय बर्थ। ये टू स्ट्राइव, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको। टू स्ट्राइव, टू स्पीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड इज रिटन बाय। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये जो फेमस लाइन है, टू स्ट्राइव, कोशिश करते रहना, जीवित रहने की कोशिश करते रहना, आगे बढ़ने की कामना करते रहना, ठीक है। टू स्पीक, बोलना, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, और सिर्फ बोलते रहना और उसका कुछ आगे करने के लिए कोई फायदा ना निकालना। तो ये किसका वर्क है, ये किसने कहा? ये कहा है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने कहा है। और ये जिक्र उन्होंने किसमें किया है? ये उनकी एक पोयम रही है जिसका नाम रहा है जूलियस। इट इज द पोयम बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। उसमें उन्होंने इस लाइन का जिक्र किया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, सो डोंट ट्राई टू स्किप दिस कोटेशन। इज दैट क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अब आता है आपका 28th क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक। ब्लून स्टेचिली, हु इज स्विस बाय बर्थ इन आर्म्स एंड द मैन फाइट्स फॉर। ये किसके लिए लड़ते हैं? एक्चुअली जो ये ब्लूस्टिन है, ये देखा जाए तो एक स्विस का आदमी है, ये स्विस वाला है, स्विस में रहता है, स्विस का आदमी है, वो लिख ही रहा है हु इज स्विस, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये बाय बर्थ है, आर्म्स एंड द मैन, ये किसके लिए लड़ रहा है? एक्चुअली ये लड़ता है, ये किसके लिए फाइट कर रहा है? ये सर्बियंस के लिए फाइट कर रहा है, ठीक है। ये होने को तो स्विस है, ब्लूमस्टिली स्विस का है, लेकिन ये लड़ाई किसके साथ कर रहा है? सर्बियंस के साथ कर रहा है। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज योर 29th क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हु इज द राइटर ऑफ द पोयम डोबर बीच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो डोबर बीच किसका वर्क है? आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए ऑप्शन ना देखते हुए, मैथ्यू अर्नोल्ड जी का ये वर्क है डोबर बीच। आपको ऑप्शन देखने तो देख लीजिए, टी.एस. एलियट है, W.N. ऑर्डन है, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज मैथ्यू अर्नोल्ड। अभी बता देंगे, वो मैंने बता दिया है, टिक कर दिया है, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा इसको 30th वी आर डूइंग राइट, थोड़ा 30 पे चलते हैं। 30, यस, कम ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज लोड एंड ओड बाय जॉन किट्स। अब ये थोड़ा यहां पर गलत हो गया है, यहां पर ये लोड नहीं आएगा, विच इज नॉट, प्रश्न थोड़ा गलत बन गया है। तो क्वेश्चन है विच इज नॉट एन ओड बाय जॉन किट्स।
इसमें से ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि जॉन कीट्स के इनमें से कौन सा ओड नहीं है। ओड आप सभी लोग जानते हैं, ओड का मतलब है प्रार्थना, ठीक है। तो वो पोयम जिसमें प्रार्थना हो, तो इसमें ओड टू नाइटिंगेल है, ठीक है। अगर आपको याद होना चाहिए जॉन कीट्स की कौन कौन सी है, ओड टू नाइटिंगेल भी है, इज दैट क्लियर। उसके बाद ओड टू ग्रीशियन अर्न भी है और ओड टू ऑटम भी है। तो ये 3 की अगर हम बात करें तो ये तो जॉन कीट्स की ओड है। लेकिन टू ओड टू द वेस्ट विंड, अगर इसकी हम बात करें तो ओड टू द वेस्ट विंड जो है ये किसकी है, ये पीवी शैली की ओड है। ये भी याद रख लीजिए आपकी किसकी है, पीवी शैली, यही लिख देते हैं, दिस इज द ओड ऑफ पीवी शैली। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। टू के बाद अगर वर्ब लगता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। जैसे आई हैव टू रीड, मैंने एग्जांपल दिया, आई हैव टू रीड दिस बुक, मतलब मुझे ये किताब पढ़नी है। तो आई के साथ सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब छोड़ दीजिए, आप ये देख लीजिए टू लग गया प्लस वर्ब लग गया, रीड यहां पर क्या है, क्रिया है। तो टू प्लस वर्ब जब लगेगी तो ये इन्फिनेटिव हो कहलाया जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर 32। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, द वन व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इट राइट नाउ। सो मूविंग ऑन टू 32 क्वेश्चन। बहुत आसान है, आप इंग्लिश के लिटरेचर वाले बच्चे हो तो आपको आना चाहिए। द वर्ड रेनेसेंस मीन्स, रेनेसेंस जब आप यूनिवर्सिटी बिट्स पढ़ते हो, जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो, तो वहां पर रेनेसेंस का पीरियड चलता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, इट इज अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रिवाइवल भी आएगा, रीयूनियन नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, रिलेशन नहीं होगा, जिज्ञासा, पुनर्जन्म जिसे कहते हैं ना, पुनर्जीवित कर देना पढ़ाई को, लर्निंग को, किसी चीज को आप दोबारा से क्या कर रहे हो, अवेकनिंग कर रहे हो। रीअवेकनिंग भी आ जाता है, इसको हम रीअवेकनिंग भी कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पोप कुड फिक्स, नहीं ये वाला तो सही है, एक क्वेश्चन थोड़ा यहाँ गलत है, वो बता देंगे। क्वेश्चन है आपका, पोप कुड फिक्स इन वन कपलेट है ये, राइट, ये गलत है, कपलेट ये लिटरेरी टर्म है। पोप कुड फिक्स इन वन कपलेट मोर सेंस देन आई कैन डू इन 6। देखिए कितनी अच्छी लाइन है कि पोप तो एक ही कपलेट में सारा मतलब निकाल देते हैं, आंसर निकाल देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। मैं तो उसको 6 में कर पाता हूँ। कहने का मतलब है मैं 6 कपलेट बनाता हूँ तब जाके मैं एक सेंस निकाल पाता हूँ, और पोप तो ऐसे हैं जो एक ही कपलेट में सेंस निकाल देते हैं। तो ये कही थी स्विफ्ट ने। ये किसका वर्ड है, ये स्विफ्ट जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। 34 में थोड़ा एरर है, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दूंगी किस तरीके से क्वेश्चन है। 34 को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, wait let me, and I think it's better now, yeah। तो 34 का क्वेश्चन जो है, थोड़ा इसको आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर रिटर्न वर्क थोड़ा गलत है, थोड़ा आप इसको सही कर लीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से है, which of these is not a work of, क्वेश्चन है which of these is not the work of, क्वेश्चन ये लिख लीजिए, which of these is not the work of, या वर्क बाय कर लीजिए, वर्क बाय, ऑफ की जगह क्योंकि कार्य है ना, वर्क बाय स्टेफन स्पेंडर। तो क्वेश्चन ये था कि इनमें से, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा काम स्पेंडर का नहीं है, स्टेफन स्पेंडर का नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो सही आंसर है वो भी थोड़ा सा गलत है, उसको भी थोड़ा सही कर लीजिए। ऑप्शन यही है, फॉर होम द बेल टोल्स, ये गलत लिख गया है, इसको LLS करना था। तो ये है स्पेलिंग इसकी TOLLS। तो ये काम जो है
ये स्टेफन स्पेंडर जी का स्पीकर ओपनिंग लाइन जो कहते हैं ना, विच, ये क्वेश्चन यहां से ये आ गया कि इनमें से कौन सा, ये क्वेश्चन गलत है, प्लीज डोंट राइट इट, दिस इज मिस प्रिंटेड। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट द वर्क बाय स्टेफन स्पेंडर। तो स्टेफन स्पेंडर का कौन सा काम नहीं है, वो ये वाला काम नहीं है। बाकी वर्ड विद इन अ वर्ड है, द टेम्पल है, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न भी इन्हीं का काम है। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर विच नोवेल ऑफ रस्किन बॉन्ड, वी कैपिटल करेंगे, विच नोवेल ऑफ रस्किन बॉन्ड वॉज एडॉप्टेड इनटू हिंदी फिल्म which won the National Film Award for Best Children Films। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि रस्किन बॉन्ड का ऐसा कौन सा काम है जिसको हिंदी सिनेमा में भी यूज किया गया और उसको बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड मिला। तो वो कौन सा वर्क था, दैट वाज द ब्लू अम्ब्रेला। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये इंपॉर्टेंट वर्क भी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो दिस इज द राइट आंसर। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड हु आर स्टिल इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस प्रैक्टिस सेट सीरीज, ज्वाइन धूम क्लासेस इन देहरादून। आपके पास नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू दैट। सो नाइस टू मीट यू। Damn.